नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेशी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का तीसरा व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने हेलो एल्केन्स को बनाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हम हेलो एरीन अर्थात एरिल हैलाइड को बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार एरिल हैलाइड बनाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन के द्वारा अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, और एक नाम अभिक्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा। तो बच्चों, और उसके बाद हम हेलो एल्केन्स के कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति का भी अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स के भौतिक गुणधर्मों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब हम शुरू करते हैं हेलो एरीन का निर्माण, और हम किससे शुरू कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। तो बच्चों, अगर बेंजीन सीधे सीधे क्लोरीन से अभिक्रिया करे तो क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो इस अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, क्यों कोई अभिक्रिया नहीं होती है बच्चों? क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता है। ठीक है, और जो बेंजीन है वो बहुत स्थायी यौगिक है, वो विभिन्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। तो अगर बेंजीन पर हमें अटैक कराना है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए वो प्रबल इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो अगर हमें क्लोरीन से बेंजीन की अभिक्रिया कराकर क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है तो हम क्या करें? तो देखिए, हम क्या करते हैं, एक लुईस अम्ल का प्रयोग करते हैं, निर्जल AlCl3 अर्थात निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं कि कैसे यह अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले वाले चरण में बच्चों हम जानते हैं कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस लुईस अम्ल को देंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो देखिए बच्चों, क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस पर धनावेश आता है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं एल्युमिनियम क्लोराइड ने, इसलिए इन पर ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, तो वो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। और देखिए बच्चों, हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरीनियम आयन प्राप्त होता है और AlCl4- प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो क्लोरीनियम आयन है ये क्लोरोनियम आयन है बच्चों, या एक प्रबल इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है और देखिए यह इस कार्बन से, ये जो ये पाई बंद इस पर अटैक होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्लोरीन है ये इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ती है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ये वाला जो कार्बन है ये sp3 संकरित कार्बन होता है। क्योंकि इस वाले कार्बन से देखिए बंध एक कम हो गया है, इसलिए इस पर धिनावेश आ जाता है और इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं या एरोनियम आयन भी कहते हैं बच्चों। क्योंकि ये AlCl4- रिएक्शन सिस्टम में पहले से ही मौजूद है, तो ये क्या करता है, ये इस H+ आयन को ले लेता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है फिर क्या करते हैं, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड अलग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहां हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और दूसरा H+ आयन, यानी कि दूसरा भी इलेक्ट्रोफाइल ही है जो बेंजीन रिंग से निकल रहा है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों ये अभिक्रिया सुगमता पूर्वक हो सके इसलिए हमने एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया क्लोरीन को अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अच्छी तरीके से
हो सके उसके लिए एक और तरीका भी है बच्चों। हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा देते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पे हमने मेथिल समूह लगाया है और मेथिल समूह जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन अर्थात अति संयुग्मन के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए और एक्टिवेट हो जाती हैं अर्थात सक्रियत हो जाती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम पोजीशन लिखें 1 2 3 4 5 और 6, तो बच्चों ये जो 2 और 6 पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन होती हैं, ठीक। 3 और 5 पोजीशन जो है वो मेटा पोजीशन होती है और जो 4 पोजीशन है ये पैरा पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जब बेंजीन रिंग पर मेथिल समूह लगता है अर्थात टोल्यूइन में जो मेथिल समूह होता है वो क्या करता है, देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा अर्थात टोल्यूइन में जो मेथिल समूह होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो बच्चों जब टोल्यूइन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ होती है, हेलोजन यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है आयरन की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आयरन जो होता है वो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके फेरिक हैलाइड बनाता है और ये फेरिक हैलाइड जो होता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की ही भांति लुईस अम्ल का कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब टोल्यूइन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ होती है तो ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और पहला हेलोटोल्यूइन का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर हम क्लोरीन लेंगे तो ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और पैरा क्लोरोटोल्यूइन का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा और अगर ब्रोमीन लेंगे तो ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन और पैरा ब्रोमोटोल्यूइन का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार बेंजीन से हम क्या बनाए, आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो बच्चों यहां पर पिछली ही रिएक्शन के जैसे अगर आयोडीन और AlCl3 ले ले तो क्या ये अभिक्रिया हो जाएगी? नहीं होती है बच्चों, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड और ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ये एक प्रबल अपचायक होता है अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये अभिक्रिया को क्या कर देता है, रिवर्ट कर देता है, पश्चिम दिशा में लेकर चला जाता है। इसीलिए अगर हमें बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनानी है बच्चों तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं अर्थात ऑक्सीकारक लेते हैं। और कौन सा ऑक्सीकारक लेते हैं बच्चों, हम नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो अभिक्रिया में बनने वाले अपचायक को साथ ही साथ, क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है, न्यूट्रलाइज भी करता जाता है। तो इस प्रकार हमें बेंजीन से आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलोएरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है सैंडमायर अभिक्रिया से। तो बच्चों जब प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, ये एनिलीन है जो कि एक प्राथमिक एरोमेटिक अमीन है, जब अभिक्रिया करती है नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है। और ये नाइट्रस अम्ल कैसे प्राप्त होगा बच्चों, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन हैलाइड जब अभिक्रिया करते हैं तो देखिए बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया कितने ताप पर होनी चाहिए, 273 से 278 केल्विन अर्थात 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब यह अभिक्रिया होती है तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो अभिक्रिया है ये ताप सेंसिटिव अभिक्रिया है बच्चों, ताप का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ताप ज्यादा हो जाता है तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड जो होता है वो स्थायी नहीं बनता है। जब यह अभिक्रिया करता है क्यूप्रस हैलाइड के साथ बच्चों तो हमें एरिल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग करेंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें आयोडाइड चाहिए तो बच्चों हम क्यूप्रस आयोडाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिकृत कराते हैं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को, तो और हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। और इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि इस अभिक्रिया में एक गैस भी निकलती है, नाइट्रोजन गैस,
बाई प्रोडक्ट के रूप में ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि स्टैंडमायर अभिक्रिया में एक गैस रिलीज होती है और वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति। तो बच्चों यहाँ पर एल्किल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन बंध होता है वो ध्रुवीय बंध होता है। क्यों ध्रुवीय होता है बच्चों? क्योंकि हैलोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से ज्यादा होती है, इसीलिए वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो एल्किल हैलाइड का जो CX आबंध होता है बच्चों, ये पोलर आबंध होता है। तो बच्चों क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस पर अटैक करता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं बच्चों, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन हो, उसका कारण ये CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति ही होता है। यहाँ पे हम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक हैलोजन परमाणु ले लेंगे उतना ही ज्यादा इस बंध में क्या आता है? पोलैरिटी या ध्रुवता आती है। पोलैरिटी को हम किससे नापते हैं बच्चों? डाइपोल मोमेंट से। म्यू बराबर ये जो चार्ज जनरेट हुआ डेल्टा इनटू ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, डी। म्यू बराबर डेल्टा चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा बंध का उतनी ही ज्यादा उस बंध में क्या होगी? पोलैरिटी या ध्रुवता होगी। तो चलिए कुछ यौगिकों के हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है बच्चों। और अभी हमने सूत्र पढ़ा है म्यू बराबर क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट बराबर। तो बच्चों एक सिंपल हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड का जो डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन हैलाइड का, तो उसका ऑर्डर होता है HF का सबसे ज्यादा होता है, फिर HCl का, फिर HBr का, ठीक है, और लास्ट में सबसे कम होता है HI का। और ऐसा इस कारण से होता है बच्चों क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, अतः ये जो चार्ज क्रिएट करते हैं वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्रिएट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मेथिल क्लोराइड का ये वैल्यू किसकी है बच्चों? मेथिल क्लोराइड की। मेथिल क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो मेथिल फ्लोराइड से क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बंध की जो डिस्टेंस है वो यहाँ के कार्बन फ्लोरीन के बंध की डिस्टेंस से ज्यादा होती है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बंध की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो मेथिल क्लोराइड में ये जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ये डोमिनेट करता है बच्चों। तो ये एक एक्सेप्शन है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि मेथिल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है मेथिल फ्लोराइड से, उसके बाद मेथिल ब्रोमाइड और लास्ट में मेथिल आयोडाइड। बच्चों ये क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें डाइहेलोमेथेन और ट्राइहेलोमेथेन की, तो ये जो है वो सिंपल हाइड्रोजन हैलाइड का ही ट्रेंड फॉलो करते हैं और फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आने पर डाइपोल मोमेंट घटता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स के भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। बच्चों क्यों रंगीन हो जाते हैं? क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड जब प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो देखिए ये कुछ मात्रा में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? ब्रोमीन में। सेम वैसी ही रिएक्शन होती है एल्किल आयोडाइड में। ठीक है, और ये जो ब्रोमीन और आयोडीन उत्पन्न होती है ये इसी एल्किल हैलाइड में घुलित अवस्था में रहती है, जिसके कारण एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड हमें रंगीन दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भौतिक गुणधर्म की, जो है क्वथनांक। बच्चों क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह द्रव उबलने लगता है। तो देखिए बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि एथिल ब्रोमाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड का जो क्वथनांक है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि
एथेन का क्वथनांक -89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए तो बच्चों ये जो एथिल ब्रोमाइड है ये कैसे प्राप्त हुआ है? इस एथेन से एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से प्राप्त हुआ है। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है सिर्फ ब्रोमीन परमाणु के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि एथिल जो हैलाइड है या एथिल ब्रोमाइड है, ये जो एथेन है ये इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, इससे ही ये जनित हुआ है। ठीक है, तो इसका एथिल हैलाइड का जो एथिल हमारा ब्रोमाइड है इसके क्वथनांक ज्यादा होता है। उसका कारण बेटा क्या होता है? क्योंकि इनका परमाणु भार, इस अणु का जो होता है अणुभार जो होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए एथिल ब्रोमाइड में कार्य करने वाले वांडरवाल बलों का मान ज्यादा होता है। इनके अणुओं के बीच लगने वाले वांडरवाल बलों का मान ज्यादा होता है। और क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि आरएक्स बंध की जो प्रकृति होती है वो पोलर होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस काम नहीं करते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड में वॉन्डरवाल फोर्सेस के अलावा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी काम करते हैं, जिसकी वजह से एल्किल हैलाइड में का जो क्वथनांक होता है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ यौगिकों के क्वथनांकों में बदलाव की प्रकृति दिखाई गई है। जैसे जैसे हमारे एल्किल समूह का आकार बड़ा होता जाता है बच्चों, क्वथनांक बढ़ता जाता है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड का क्वथनांक -24 है, एथिल क्लोराइड का 12 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोपिल क्लोराइड का 47 डिग्री सेंटीग्रेड और एन ब्यूटिल क्लोराइड का 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसा इस कारण होता है कि एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ वंडरवाल बलों का मान बढ़ता है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों कि वांडरवाल्स बल जो होते हैं बल वो समानुपाती होते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल के। ठीक है, क्षेत्रफल के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम एल्किल समूह समान रखते हैं और हैलोजन परमाणु का अणुभार बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि यौगिक का अणुभार बढ़ रहा है। एथिल फ्लोराइड का जो क्वथनांक है वो -38 डिग्री सेंटीग्रेड है, एथिल क्लोराइड का 12 डिग्री सेंटीग्रेड, एथिल ब्रोमाइड का 38 डिग्री सेंटीग्रेड और एथिल आयोडाइड का 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वांडरवाल बल जो होते हैं वो अणुभार के भी समानुपाती होते हैं। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल के भी समानुपाती होते हैं और अणुभार के भी समानुपाती होते हैं। जब हम यौगिक में हैलोजन आटम का नंबर बढ़ा देते हैं तो देखिए यौगिक का अणुभार तो बढ़ ही जाएगा, इसीलिए हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ाने पर भी यौगिक का क्वथनांक बढ़ता है। मेथिल क्लोराइड का क्वथनांक -24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डाइक्लोरोमेथेन का 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेंटीग्रेड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 77 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इसे एक बार चार्ट के द्वारा भी समझते हैं। यहाँ पे कुछ एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों की तुलना की गई है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये क्लोराइड है, ये वाला ब्रोमाइड है और ये वाला आयोडाइड है। ठीक से लिख देती हूँ, ये क्लोराइड है और ये वाला ब्रोमाइड है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल्किल समूह समान रहता है और हम हैलोजन परमाणुओं में परिवर्तन कर रहे हैं। हैलोजन परमाणु का परमाणु भार क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए क्वथनांक में क्या होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। तो इसके कारण हम यहाँ से कह सकते हैं जो एल्किल आयोडाइड होते हैं, अगर एल्किल समूह हमारा समान है तो एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक एल्किल ब्रोमाइड से ज्यादा होगा और एल्किल ब्रोमाइड का क्वथनांक एल्किल क्लोराइड से ज्यादा होगा। अगर आप पीले वाले बार को कंसीडर करें बच्चों, तो आप देखते हैं कि हमारा ये आयोडीन है, ये भी आयोडीन है। और तो देखिए जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है क्वथनांक क्या होता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का भी मान बढ़ता है, क्योंकि वॉन्डरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समावयवी हेलो एल्केन में श्रृंखलन होने के साथ क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये समावयवी हेलो एल्केन है, इन सभी में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है।
1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, कार्बन परमाणु 4 है और सभी में जो हैलोजन परमाणु लगा है वो ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये सारे समावयवी हैं। अंतर क्या है? केवल एल्किल समूह की संरचना बदल रही है बच्चों। यहाँ पे एल्किल समूह में श्रृंखलन होता जा रहा है। ठीक है, एल्किल समूह में श्रृंखलन होता जा रहा है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे एल्किल समूह में श्रृंखलन होता है, क्वथनांक का मान कम होता जाता है। 1 ब्रोमोब्यूटेन का मान 375 है, 2 ब्रोमोब्यूटेन का मान 364 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 364 केल्विन होता है, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मान 346 केल्विन होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्पेस फिलिंग मॉडल है, और यहाँ हम देखते हैं कि 1 ब्रोमोब्यूटेन का जो आकार होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि ये 2 1 ब्रोमोब्यूटेन के मॉलिक्यूल हैं, तो जब ये पास आएंगे तो इनका संपर्क क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इनके बीच लगने वाले वॉन्डरवाल बलों का मान भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें इनकी, तो आप देख रहे हैं इनका आकार कुछ गोल हो जाता है। तो जब इनके 2 अणु आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो जो उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट है अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल, जो एक दूसरे का संपर्क क्षेत्रफल है, वो कम होगा, और संपर्क क्षेत्रफल कम होने के कारण इनके बीच वॉन्डरवाल बलों का मान भी कम होगा। इसीलिए इनका क्वथनांक जो होगा वो कम होगा। अर्थात श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घनत्व। तो बच्चों, घनत्व का जो सीधा संबंध होता है वो अणुभार से होता है। तो बच्चों, जैसे जैसे यौगिक का अणुभार बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एल्किल समूह समान है, हम क्लोरीन जो है, जो हैलोजन लगा रहे हैं, उनका परमाणु भार ज्यादा होता जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो हमारा यौगिक होगा उसका अणुभार ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा यौगिक का घनत्व वैसे वैसे क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। यहाँ पे हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो यौगिक का अणुभार बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि घनत्व जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो एल्केन्स की भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत जल में विलेयता। वैसे तो बच्चों, हेलो एल्केन में जो ये RX बंध होता है ये पोलर होता है, ठीक, लेकिन फिर भी ये जल में बहुत ही कम विलेय होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। बच्चों, जल की विलेयता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो अल्किल हैलाइड जल में विलेय तब होंगे क्योंकि जल के अंदर देखिए क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, और एल्किल हैलाइड में बच्चों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। तो एल्किल हैलाइड जल में तब विलेय होंगे जब इनके बीच जो बंध बने, ठीक है, उससे उतनी ऊर्जा निकले, क्योंकि कोई भी बंध बनता है बच्चों तो ऊर्जा निकलती है, तो इनके बीच जो बंध बनता है उससे उतनी ऊर्जा निकले जो जल के बीच जो हाइड्रोजन आबंध है उनको तोड़ दे, और इन एल्किल हैलाइडों के बीच जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस है उन्हें तोड़ दे। पर ऐसा होता नहीं है, ये जो ऊर्जा निकलती है ये काफी कम होती है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ना तोड़ पाती है ना इस डाइपोल मूवमेंट को तोड़ पाती है, जिस कारण एल्किल हैलाइड जल में विलेय नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों के विलेयता की, तो बच्चों यहाँ हमने एसीटोन लिया है, और एसीटोन में भी देखिए इस विलायक में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। तो देखिए, और हमारे एल्किल हैलाइड में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। तो इनके बीच जब बंध बनता है, ठीक है, इनके बीच जब बंध बनता है तो उससे उतनी ऊर्जा निकलती है जो इन दोनों ही अणुओं के डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़ देती है। इसीलिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो एरीन्स के भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों, समावयवी डाई हेलो बेंजीन के क्वथनांक जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं। डाई हेलो बेंजीन अर्थात बेंजीन पर 2 हैलोजन परमाणु लगे हों। तो देखिए बच्चों, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। और इनके जो क्वथनांक हैं
वो देखिए लगभग समान होते हैं। इसका 453 केल्विन है, इसका 446 केल्विन है और इसका 448 केल्विन है। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं जो पैरा समावयवी है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, उसका जो गलनांक होता है वो ऑर्थो और मेटा समावयवियों की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए इसका गलनांक 323 केल्विन है, जबकि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का 256 केल्विन है, जब और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का 249 केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका गलनांक है वो ज्यादा क्यों होता है? तो बच्चों गलनांक किसका होता है? ठोस का गलनांक होता है ना। ठोस मॉलिक्यूल, और वो ठोस मॉलिक्यूल जिनकी अणुओं की पैकिंग कॉम्पैक्ट होती है, अच्छी तरीके से पैक होते हैं, जिनके अणु इफेक्टिवली पैकिंग होती है, उनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। तो यहाँ पे पैरा जो समावयवी है, इसकी पैकिंग जो होती है, इसकी सममित आकार के कारण एक अणु इस तरह से पैक हुआ, उसके बगल में ही दूसरा अणु पैक हो जाएगा, उसके बगल में दूसरा अणु पैक हो जाएगा। तो इनके अणुओं की जो पैकिंग होती है वो काफी इफेक्टिव होती है, अच्छी तरीके से होती है, इसलिए इनका गलनांक होता है उच्च होता है। अगर हम इस वाले यौगिक को पैक करें तो बच्चों देखिए इतना स्पेस जो है हमारा वो खाली रह जाएगा। तो इनकी पैकिंग और इनकी पैकिंग इतनी इफेक्टिव अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसकी सममित आकृति के कारण, जहां पे कहते हैं ना सममिति आकृति के कारण, इनका जो गलनांक होता है पैरा आइसोमर का वो ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जा सकता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अब करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न कि जो हमने पढ़ा वो हमने कितना सीखा। तो यहाँ पे बच्चों क्लोरीनेशन होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, किसका होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है कार्बन से, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आएगा तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, ये डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन रिंग को दे सकता है, इसलिए इस वाली रिंग में ये एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो इस वाली रिंग पर क्लोरीनेशन होगा। और क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा भारी समूह लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग पर, तो ऑर्थो समूह पर क्लोरीन नहीं आएगी, क्योंकि एक बल्कि समूह लगा हुआ है। क्लोरीन कहाँ जाएगी? पैरा पोजीशन पर। तो देखिए हम लिखते हैं प्रोडक्ट NHCO, ठीक, और यहाँ पैरा पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगी। इस तरीके से ये उत्पाद प्राप्त होगा हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के कथनांकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये मेथिल ब्रोमाइड है, इसको हम A लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रोमो फॉर्म है CHBr3, ये CH3Cl है और ये CH2Br2 है। ठीक, ये B, ये C और ये D। तो बच्चों हैलोजन परमाणु अगर कम अणुभार वाला है तो उसका कथनांक कम होता है, क्योंकि वंडर वाल्स फोर्सेस समानुपाती होते हैं अणुभार के। तो देखिए सबसे कम कथनांक किसका होगा? मेथिल क्लोराइड का। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रोमीन लगी है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो सबसे कम कथनांक C का हो जाएगा हमारा, CH3Cl, ये C है। ठीक है, उसके बाद A का होगा, फिर यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगी है, D का होगा, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रोमीन लगी हैं, B का हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3, CH2, CH2। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसको A लिख लेते हैं। आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, इसको B लिख लेते हैं। और 1 क्लोरोब्यूटेन है, CH2, CH2, Cl, CH2, ये C है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एल्किल समूह का श्रृंखलन हो गया है, तो ये इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। फिर यहाँ पे कार्बन 3 ही है, ये A है, और ये C का क्वथनांक जो होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये आपका गृह कार्य है। यहाँ आपको बताना है कि क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम क्यों होता है। एनिलीन से मोनोब्रोमोबेंजीन आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, और इन यौगिकों के घटते हुए कथनांकों के क्रम में आपको लगाना है। तो बच्चों आज हमने एरिल हैलाइड को बनाने की विधियों का अध्ययन किया। हमने CX
यानी कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति का अध्ययन किया और हमने हेलोएल्केन्स तथा हेलोएरीन के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। इसके अगले वाले व्याख्यान में हम हेलोएल्केन्स तथा हेलोएरीन्स की जो अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका अध्ययन करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी जो पुस्तक है रसायन विज्ञान भाग 2 की, आप उसे थोड़ा सा स्वाध्याय करके रखेंगे, जिससे अगला व्याख्यान आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आशा करती हूँ कि आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th साइंस विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि आज हमारे चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले हम पुनरावलोकन मतलब इस अध्याय से पहले आपने जो पढ़ा है धातु तथा धातु, उसके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद कार्बन तथा उसकी उपस्थिति हम देखेंगे कि कार्बन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है और कार्बन क्या है अपने आप में, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कार्बन में सहसंयोजी आबंध मतलब कार्बन में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजी आबंध होता है। वो किस प्रकार से बनता है इसको हम देखेंगे, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। और उसके बाद सहसंयोजी आबंध के कुछ उदाहरणों के बारे में हम देखेंगे, जिसमें आप हाइड्रोजन अणु का बनना देखेंगे, ऑक्सीजन अणु का बनना देखेंगे और नाइट्रोजन अणु के बनने को आप यहाँ पे देखेंगे आज के भाग में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि CH4 क्या होता है बच्चों? मेथेन अणु किस प्रकार से बनता है, अर्थात मेथेन अणु के बनने के बारे में भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात बच्चों हम सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो सहसंयोजी यौगिक हैं इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में कार्बन के अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणधर्म तथा उसके उपयोग के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसका जो प्रतीक है आप देख रहे हैं ये क्या है? C है। C क्या है बच्चों? कार्बन का प्रतीक है। इसके पीछे आप यहाँ नीचे साइड में देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? 6। मतलब 6 क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का जो परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं? Z से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। उसके साथ ही आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 12 लिखा हुआ है। 12 क्या है बच्चों? ये कार्बन का मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, जिसे कि हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? A से डिनोट करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और उसके साथ साथ उसका जो मास नंबर है वो कितना है? 12 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 है। आप जानते हैं कि भूपर्पटी में जो कार्बन है वो खनिजों के रूप में, जैसे अगर हम बात करें कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, कोयले के रूप में, इन सभी रूपों में जो कार्बन है वो 0.02% ही पाया जाता है। मतलब खनिजों के रूप में जो कार्बन की प्राप्ति है वो कितने परसेंट है? 0.02%। आप देख रहे हैं बहुत कम है। उसी प्रकार से अगर हम देखें वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो 0.03% ही पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो उपस्थिति है वो बहुत ही क्या है?
कम मात्रा में है, और इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद जो कार्बन है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, भले ही इसकी उपस्थिति कम है लेकिन ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ये आपको चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किन किन चीजों में कार्बन है? चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है ये कोयला है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, चौक है, और इसका जो फार्मूला होता है आप जानते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, कार्बन है, कार्बन मौजूद है। उसी तरीके से आप तीसरा ये देखिए, डायमंड रिंग है, मतलब हीरे की अंगूठी है। इसमें ये जो हीरा है ये भी कार्बन का ही एक रूप है। आगे चलें, ये आप देख रहे हैं क्या है बच्चों, ये शक्कर है, चीनी है, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। तो आप देख रहे हैं कि शक्कर में भी क्या है, कार्बन है। उसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं पेंसिल, ये जो पेंसिल की लेड है ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है ग्रेफाइट की, और ये भी कार्बन का ही एक रूप है। तो क्या देखा बच्चों आपने, आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न पदार्थ हैं, विभिन्न चीजें हैं, लेकिन इन सब में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कार्बन मौजूद है। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो डायमंड की रिंग हो, शक्कर हो, या फिर हमारी पेंसिल की नोक, इन सब में कार्बन कहीं ना कहीं क्या है, उपस्थित है। तो कार्बन इसका मतलब हमारे जीवन का एक प्रमुख तत्व है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो आवर्त सारणी में जो कार्बन की स्थिति है, आप देखेंगे आवर्त सारणी अगले अध्याय में आप बहुत अच्छी तरीके से उसको आप पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में जो कार्बन है वो दूसरे आवर्त में और 14वें समूह का तत्व है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो कार्बन है वो आवर्त सारणी के दूसरा आवर्त और 14वें समूह का तत्व है। आप आवर्त सारणी में जाके दूसरे आवर्त और 14वें समूह में देख सकते हैं कि वहां पे कार्बन उपस्थित है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि 14वें समूह में और कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, तो इसको आप आवर्त सारणी में जाके देख सकते हैं। तो हमने देखा कि इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं कार्बन उपस्थित है। तो आप देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से मिलकर बना है, मतलब कार्बो से बना है, जिसका मतलब होता है कोल या फिर कोयला। कार्बन लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, कोल या फिर कोयला। नाउ तो बच्चों अब देखते हैं कि कार्बन की उपस्थिति के बारे में। अभी आपने देखा कि कार्बन विभिन्न पदार्थों में विभिन्न रूपों में उपस्थित है। तो कार्बन की उपस्थिति हमें दो रूपों में प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं मुक्त अवस्था में, और दूसरा आप देख रहे हैं संयुक्त अवस्था में। कार्बन मुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे तत्वों के रूप में, और संयुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है, यौगिकों के रूप में कार्बन पाया जाता है। तो आपने देखा कि जो कार्बन है वो अल्प मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, और अधिकतर जो चीजें हैं उनमें कार्बन उपस्थित है। आप और हम, ये सब हम सब लोग भी कार्बन से ही बने हैं। हमारे घरों में मेज, कुर्सियां, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उसमें कार्बन उपस्थित है। तो आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि कार्बन और उसकी उपस्थिति के बारे में। इसके बाद कार्बन में सहसंयोजी आबंध। इससे पिछले अध्याय में आपने आयनिक बंध के बारे में अध्ययन किया है। आयनिक बंध कैसे बनता है आपने उसको जाना है।
कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वहां पे आयनिक बंध बनता है। सहसंयोजी आबंध क्या है? सहसंयोजी आबंध का मतलब आप देख रहे हैं कि वह बंध जो समान परमाणुओं या फिर भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। मतलब आपने देखा कि वहां यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बन रहे हैं आप देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से सहसंयोजक बंध बनते हैं। उससे पहले हम देखें, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का भी आपने पीछे पढ़ा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 होने का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है इसके बारे में कि परमाणु क्रमांक जो होता है बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु क्रमांक बराबर, अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 हो गई। और दूसरी चीज क्या होती है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। इसका मतलब न्यूट्रॉन भी बच्चों यहाँ पे कितने हुए, आप देख रहे हैं 6 हुए। मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक। तो किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे और उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 6, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, अभी आपने पीछे देखा था कि कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना है, 12। अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी, और वो कितनी निकल रही है, 12 - 6, आप देख रहे हैं 6 से निकल रही है। इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कार्बन जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 6, और कुछ इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 6। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सभी आपस में कितनी होगी, बराबर होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें बच्चों, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हम देख सकते हैं 2,4। मतलब पहली कक्षा जो K कहलाती है और दूसरी कक्षा जो L कहलाती है, K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब पहला कक्ष तो स्टेबल है, आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो दूसरा कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब कि कार्बन अभी स्टेबल नहीं है, उसने स्थायी विन्यास उसने प्राप्त नहीं किया है। तो स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या हो सकता है बच्चों, 2 तरीके हैं। अगर हम बात करें कार्बन, देखिए इसका जो पहला कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाते हैं। और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, 3, 4। ठीक, अब स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो क्या हो सकती है कि कार्बन अपने इस कक्षा के जो सेकंड उसकी कक्षा है, उस कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। जब कार्बन चारों इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो क्या बनेगा, C4+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो कार्बन क्या होता है, धनायन।
हो जाता है। तो यहाँ पे जब चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, C4+। जब C4+ बनेगा इसका मतलब ये पूरा ये जो कक्षा है ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कार्बन के, पहली कक्षा में पहली ही कक्षा होगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन आप जानते हैं नाभिक में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को दो इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन C4+ को स्टेबल बनाए रखना काफी कठिन होता है, वहां पे बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मतलब कि ये बहुत ही क्या है, कठिन काम है, बहुत अधिक यहाँ पे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या काम हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएं, 1 2 3 4, ये हो सकता है, तभी ये अष्टक पूरा होगा और ये स्टेबल स्थायी अक्रिय गैस का स्थायी जो विन्यास है वो प्राप्त कर लेगा। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो जरा देखिए कार्बन की टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। जबकि प्रोटॉन कितने हैं, आपने कहा कि प्रोटॉन यहाँ पे देखिए कितने हैं, 6 हैं। मतलब 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल के नहीं रख सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बहुत कठिन प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे चारों इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, C4-। तो आप देख रहे हैं कि पहली और दूसरी जो दोनों प्रोसेस हैं, दोनों जो तरीके हैं वो क्या हैं, बहुत ही कठिन है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या किया जाए, तो कार्बन क्या करता है, इन सब से अलग एक दूसरी चीज करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा। ना तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से मतलब देता है और ना ही पूरी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन लेता है, और क्या करता है बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझे से बॉन्ड बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, चारों इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, तो किस तरीके से अपना वो स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉनों के साझे से, साझेदारी से वो स्थायी विन्यास अपना प्राप्त करेगा। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से सहसंयोजक आबंध बनते हैं, उसके उदाहरण हम कुछ देखते हैं। हाइड्रोजन अणु का बनना, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और H2 की बात कर रहे हैं तो मतलब पहला जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ये भी मान लिया हाइड्रोजन का परमाणु है, ये क्या हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। ये संयोग से पहले की बात है, मतलब ये जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु अलग अलग हैं तब उसकी बात अगर हम करें तो ये इस रूप में होंगे, संयोग से पूर्व हाइड्रोजन परमाणु है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु है 1 इलेक्ट्रॉन। जब संयोग होगा इन दोनों का तो देखिए किस तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग हो गई, और ये क्या करेगा, ये इस तरीके से। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब इस हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन की कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन परमाणु के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, साझेदारी हुई, और एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, मतलब H सिंगल बॉन्ड H, या फिर हम कह सकते हैं H2 अणु बन गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से H2 अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु संयोग से पूर्व ऐसे थे और संयोग के बाद इस तरीके से होके ये जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और H सिंगल बॉन्ड H बन गया, और इस तरीके से हाइड्रोजन का अणु हमें प्राप्त हो गया। उसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एकल बंध बन रहा है। दूसरा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्यतम कोश में
अगर हम बात करें तो 2,6 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन का पहला परमाणु। उसी तरीके से ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये संयोग से पूर्व की स्थिति है। जब ये दोनों संयोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, परमाणु नहीं, ऑक्सीजन का एक परमाणु और इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का दूसरा, इसके कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या करेगा ये, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ये करके 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पे हो जाएगा। तो O और O के बीच में आप देख रहे हैं 1 2 3 4, मतलब डबल बॉन्ड बन गया। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या बन गया, ऑक्सीजन अणु यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। उसी तरीके से आप नाइट्रोजन अणु के बनने को भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो 7 होगा, तो 7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये लेके इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर हम कह सकते हैं N2 अणु इस तरीके से बन जाएगा। मेथेन अणु, मेथेन, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 4 होते हैं। तो 1 2 3 4। और H, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसने अपना स्थायी विन्यास प्राप्त किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं जो कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, इस तरीके से 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसने भी प्राप्त कर लिए। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सभी क्या हो गए, स्थायी विन्यास इन्होंने प्राप्त कर लिया। और इस तरीके से क्या बन गया, कार्बन और सारे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, डेट इज CH4, मेथेन अणु का निर्माण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सहसंयोजी यहाँ पे आबंध बन रहे हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों कि सहसंयोजी यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म हैं। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में, पिछले अध्याय में भी आपने पढ़ा है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से बनते थे, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा कि वहाँ पे उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अंतराणुक जो बल होता है वो काफ़ी प्रबल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सहसंयोजी यौगिकों के अगर गुणधर्म की बात करें तो सहसंयोजी जो आबंध हैं, आबंध वाले अणुओं के बीच अंतराणुक बल कैसा होता है, दुर्बल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो है बॉन्ड बनता है, इसलिए अंतराणुक जो बल होता है वो दुर्बल होता है। दूसरा, इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि अंतराणुक बल भी बहुत कमजोर होता है, इसलिए इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। और तीसरा पॉइंट, सामान्यतया सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये हो गए आपके सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म। अब हम देखते हैं बच्चों कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप में भौतिक जो रूप हैं या भौतिक जो गुण हैं वे कैसे हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं,
परंतु जो रासायनिक गुण हैं वे समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। मतलब ऐसा गुण जिसमें कि क्या है, भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, ये भिन्न रूप ही अपर रूप कहलाते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कार्बन के अपर रूप की, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चार्ट में कि कार्बन के जो अपर रूप हैं उन अपर रूपों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्रिस्टलीय अपर रूप, मतलब क्रिस्टलीय फॉर्म में जो हमें पाया जाता है, जो कार्बन के जैसा ही भौतिक गुण प्रदर्शित भले न करे लेकिन रासायनिक गुण बिल्कुल कार्बन की तरह ही प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें क्रिस्टलीय रूप में आपका जो पहला है वो क्या है, डायमंड या फिर हीरा, और दूसरा जो है वो है आपका ग्रेफाइट। मतलब क्रिस्टलीय रूप के दो उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो पहला हो गया हीरा और दूसरा हो गया ग्रेफाइट। उसी तरीके से अगर हम अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो अक्रिस्टलीय अपर रूप में जो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं उसमें पहला जो है वो आप देख रहे हैं क्या है, कोयला है, और दूसरा क्या है, काजल है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप, कार्बन के अपर रूपों को दो रूपों में आपने देखा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों, और क्रिस्टलीय में हीरा और ग्रेफाइट और अक्रिस्टलीय में आपने देखा कोयला और काजल। आगे चलते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका पहला पार्ट और आपका गृह कार्य है, छोटा सा 2 क्वेश्चन है। कार्बन किस भाषा का शब्द है आपको बताना है, और उसके बाद आपको बताना है कि कार्बन के 2 क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। बच्चों आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। आपकी जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, आज हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। लेकिन बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए क्विक रिविजन करते हैं कि इसके पिछले चैप्टर में हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा। आपका दूसरा अध्याय था विश्व जनसंख्या। इसमें बच्चों हमने विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा। इसमें विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में हमने जाना, कौन से कारक हैं जो आपकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, जैसे जनसंख्या घनत्व एवं इसका सूत्र, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आपकी अति महत्वपूर्ण जनांकीय संक्रमण संकल्पना के बारे में हमने पढ़ा। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव और बढ़ती जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके उपायों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। और सबसे लास्ट में थॉमस माल्थस के सिद्धांत के बारे में बच्चों हमने जाना। तो आइए बच्चों हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या संगठन। इसमें वे सारी चीजें जो मिलकर आपकी जनसंख्या की रचना करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग संगठन की। आयु संरचना एवं आयु लिंग पिरामिड के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर आपकी विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या आ जाती है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में, फिर हम बात करेंगे साक्षरता के ऊपर, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे व्यवसायिक संरचना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप बहुत सारी नई चीजों के बारे में जानेंगे। लिंग संगठन, जिसे आप कहते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन। बच्चों किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग पाए जाते हैं और हर मनुष्य अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में वो अलग है। तो बच्चों किसी भी देश की जनसंख्या को हम आयु, लिंग और निवास स्थान के आधार पर पृथक कर सकते हैं।
कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा। इनके आधार पर भी हम जनसंख्या को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग संगठन की। अब बच्चों, किसी भी देश में पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है, ये एक महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। तो जनसंख्या में पुरुष और महिला की संख्या के बीच के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो। विश्व के कुछ देशों में लिंग अनुपात को बच्चों इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। लिंग अनुपात बराबर पुरुषों की जनसंख्या डिवाइडेड बाय स्त्रियों की जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000, या फिर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। लेकिन हमारे भारत में हम लिंग अनुपात को जिस सूत्र से पता लगाते हैं वो है स्त्रियों की जनसंख्या डिवाइडेड बाय पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ पर बच्चों हम स्त्रियों की जनसंख्या को ऊपर रखते हैं क्योंकि भारत में स्त्रियों की संख्या कम है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब बच्चों आप देखेंगे कि लिंग अनुपात किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें सूचना प्रदान करती है। इसमें जो औरतों की स्थिति है किसी भी देश में, हमें उसके बारे में पता लगता है। यदि किसी प्रदेश में लिंग भेदभाव अनियंत्रित है तो वहां महिलाओं के लिए लिंग अनुपात प्रतिकूल माना जाता है। ऐसे प्रदेशों में बच्चों डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या का प्रचलन हो सकता है। और इसका एक कारण ये भी है कि इन प्रदेशों में जो औरतों का सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, ये निम्न हो सकता है। मगर बच्चों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यदि आपकी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या अधिक है तो वहां पर महिलाओं का स्तर बेहतर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो आपका पुरुष वर्ग है ये रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गया हो। अब बच्चों बात करते हैं कि हमारी जो विश्व की जनसंख्या है इसका औसत लिंग अनुपात कितना है। प्रति 100 स्त्रियों पर आपको 102 पुरुष मिलेंगे। पूरे विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात है लाटविया का, जो कि यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। यहाँ आपको प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष मिलेंगे। और निम्नतम लिंग अनुपात है यूनाइटेड अरब अमीरात का, जो कि आपके एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। यहाँ आपको प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सूची जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि 139 कंट्रीज में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात अनुकूल है और 72 कंट्रीज में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात प्रतिकूल है। एशिया में आपका लिंग अनुपात निम्न है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन जैसे देशों में लिंग अनुपात बच्चों और भी निम्न है। दूसरे हाथ पर आप देखेंगे कि रूस समेत जो आपके यूरोप का एक बड़ा भाग है, यहाँ आप पुरुषों की अल्प संख्या पाएंगे। यहाँ पर पुरुष कम संख्या में है। तो अधिकांश जो यूरोप के देश हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों की पुरुष की जो जनसंख्या है वो कम है महिलाओं की तुलना में। यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं वो गांव से नगर की ओर आई काम की तलाश में, क्योंकि यहाँ बेहतर रोजगार है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं, यहाँ इनको बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्तर मिलता है। तो यहाँ पर आप महिलाओं की जो संख्या है वो अधिक पाएंगे पुरुषों की तुलना में। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। इस वर्ल्ड मैप के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व के किन देशों में उच्च लिंग अनुपात है, कहाँ पर निम्न लिंग अनुपात है और कौन से ऐसे देश हैं जहां पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग समान है या बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे कि इस मैप में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, गुलाबी, नीला और हरा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन देशों की जो गुलाबी रंग से हैं। बच्चों इसमें आपके एशिया के अधिकांश देश आ जाते हैं, जैसे भारत, चीन,
नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। फिर इसमें आपके अफ्रीका के कुछ देश आ जाते हैं, आपका ग्रीनलैंड आ जाता है। ये वो देश हैं बच्चों जहां पर लिंग अनुपात निम्न है। अब इसके बाद हम बात करेंगे उन देशों की जो नीले रंग से आपको दिखाए जा रहे हैं। बच्चों ये वो देश हैं जहां पर लिंग अनुपात उच्च है। इसमें बच्चों आपका जापान आ जाता है, रूस समेत आपके यूरोप के देश आ जाते हैं, उधर आपका उत्तरी अमेरिका आ जाता है, फिर आपके दक्षिणी अमेरिका के कई देश आ जाते हैं, इधर आपके अफ्रीका में भी कुछ देश आ जाते हैं। तो बच्चों ये वो देश है जहां पर आपका लिंग अनुपात उच्च है। अब हम आएंगे ग्रीन कलर पे। बच्चों ये वो देश है जहां पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उधर यूरोप में आप देखेंगे कि आपका स्वीडन देश आ जाता है, अफ्रीका के कुछ देश आ जाते हैं, दक्षिण अमेरिका का कुछ देश आ जाता है इसमें, जैसे पेरू और बोलिविया। तो बच्चों ये वो देश है जहां पर पुरुष और महिलाएं इनकी, तो बच्चों ये वो देश है जहां पर पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आयु संरचना। आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? विभिन्न आयु वर्गों में जो लोगों की संख्या है इसे हम कहते हैं आयु संरचना। जैसा कि लिखा है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का ये एक महत्वपूर्ण सूचक है। अब बच्चों इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपकी 0 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के आयु वर्ग की जनसंख्या है, ये आपकी आश्रित जनसंख्या है। इसमें आपके बच्चे आते हैं, ये आश्रित है, निर्भर हैं अपने माता पिता पर अपने रिसोर्सेस के लिए, ये अभी पढ़ाई करते हैं। फिर आता है आपका 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का आयु वर्ग। ये बच्चों आपकी कार्यशील जनसंख्या है, ये काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। तो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की ये जो विशाल जनसंख्या है, ये आपकी कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। फिर आता है आपका 60 वर्ष और इसके ऊपर का आयु वर्ग, जो आपकी वृद्ध जनसंख्या कहलाता है। ये अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर बच्चों अधिक खर्च करने की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। तो यदि किसी देश में युवा जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है तो इसका अर्थ ये है कि वहां पर जनदर अधिक है और जनसंख्या युवा है। तो ये है बच्चों आपकी आयु संरचना। अब इसके बाद हम बात करेंगे आयु लिंग पिरामिड की। अब आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? इसमें हम विभिन्न आयु वर्गों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को ज्ञात करते हैं। इसमें हम पिरामिड की रचना करते हैं। जो पिरामिड का आकार है ये हमें जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में बताता है। जैसा कि लिखा है, इसका प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार हैं बच्चों, लेकिन ये विभिन्न प्रकार जानने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। आइए देखते हैं क्या है। बच्चों जब हम आयु लिंग पिरामिड की रचना करते हैं तो इसमें जो आपका एक्स एक्सिस है, यहां पर आप कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिखाते हैं। आपके वाई एक्सिस पर आयु वर्ग वर्ष आ जाता है, जो आपका एज ग्रुप है, जैसे 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, इस तरह से। अब बच्चों जो बात आप लोगों को अच्छे से जाननी है वो ये है कि जो आपका दायां भाग है वो महिलाओं के प्रतिशत को इंगित करता है और जो आपका बायां भाग है वो पुरुषों के प्रतिशत को इंगित करता है। तो जो आपका दायां भाग है यहाँ पर हम महिलाओं की संख्या को प्रतिशत में दिखाते हैं और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम
पुरुषों की संख्या को प्रतिशत में दिखाते हैं। बच्चों ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों 3 प्रकार के लिंग पिरामिड हैं, आयु लिंग पिरामिड हैं, जिसे हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। सबसे पहले विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे विस्तारित होती जनसंख्या के बारे में। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड है। जैसा कि लिखा है, नाइजीरिया के आयु लिंग पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, ये नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड है। ये एक विस्तृत आकार का त्रिभुज आकार का पिरामिड है, ये एक ट्रायंगल शेप का पिरामिड है। ये अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या देखते हैं, यहाँ पर जो आपकी जन्म दर है ये उच्च है। जो बच्चों इसमें आपके निम्न आयु वर्ग हैं, निम्न आयु वर्गों में आप ज्यादा जनसंख्या पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके जो निम्न आयु वर्ग हैं इनमें ज्यादा जनसंख्या है। अब बच्चों यहाँ पर जो आपकी मृत्यु दर है ये भी उच्च है। तो जब हम इसमें 60 वर्ष और इसके ऊपर का आयु वर्ग देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो वृद्ध जनसंख्या है ये कम है, जो क्या दर्शाता है कि आपका मृत्यु दर उच्च है। तो बच्चों ये है आपका नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड। इसमें आपकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहती हैं। आपको याद होगा जनांकीय संक्रमण संकल्पना की पहली अवस्था ये उसी को दर्शाती है। बच्चों जब हम बांग्लादेश और मेक्सिको का आयु लिंग पिरामिड बनाएंगे तो वो भी कुछ इसी तरह से बनकर आएगा। तो ये है आपका विस्तारित होती जनसंख्या, जिसमें आपकी निम्न आयु वर्गों में जनसंख्या बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्थिर जनसंख्या की। बच्चों ये आपका ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है। इसकी खास बात यह है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक बेल के शेप का है, घंटे के आकार का है। आप देखेंगे कि शीर्ष की ओर ये शुंडाकार हो जाता है, शंखवाकार हो जाता है। यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे कि जो आपकी जन्म दर है और मृत्यु दर है ये लगभग समान है, जिस कारण से आपकी जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो बच्चों ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्रासमान जनसंख्या की। अब बच्चों ये जो आयु लिंग पिरामिड है ये आपके जापान का आयु लिंग पिरामिड है। अब इसमें आप देखेंगे बच्चों कि जो बेस है आपका, जो आधार है, ये कैसा है, संकीर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी जन्म दर है ये निम्न है और आप शीर्ष देखेंगे कैसा है, शुंडाकार है। तो यहाँ पर जो बच्चों आपकी जन्म दर है वो निम्न है, साथ ही साथ जो आपकी मृत्यु दर है वो भी निम्न है। अब जब आप वृद्ध जनसंख्या को देखेंगे, जो आपकी 60 वर्ष और इसके ऊपर की जनसंख्या है, इसमें आप देखेंगे कि आपके बूढ़े लोग अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जन्म दर और आपकी मृत्यु दर ये दोनों निम्न है। अब यहाँ पर क्योंकि आपकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है तो आपकी जो जनसंख्या वृद्धि है ये शून्य रहती है या फिर ऋणात्मक रहती है, यहाँ जनसंख्या घटने लगती है। तो बच्चों ये है आपका ह्रासमान जनसंख्या। अब बच्चों आता है आपका ग्रामीण नगरीय संगठन। इसके बारे में बात करने से पहले आइए हम जानते हैं कि वृद्ध होती जनसंख्या से आपका क्या मतलब है। बच्चों इसमें आपकी बुजुर्ग जनसंख्या आती है। जब बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। अधिकांश विकसित देशों में आप देखेंगे कि वृद्ध जनसंख्या ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन देशों में जीवन प्रत्याशा अच्छी है,
यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर जन्म दर में ह्रास होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चों की संख्या है ये कम होती है। तो ये है आपकी वृद्धि होती जनसंख्या। अब बच्चों हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन की। जैसा कि लिखा है, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बच्चों, जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय विभाजन हम निवास स्थान के आधार पर करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि गांव और नगर में जो जीवन आजीविका है, जो कमाई का जरिया है, जो इनका काम है और जो सामाजिक स्तर है, ये एक दूसरे से भिन्न है। गांव में लोग प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, जिसमें आपका कृषि आ जाता है, मत्स्य पालन, खनन, आखेट जैसे काम इसके अंदर आ जाते हैं। नगरों में गैर प्राथमिक क्रियाएं आती हैं, जिसके अंदर आपका विनिर्माण उद्योग आ जाता है, परिवहन व्यापार आ जाता है, संचार आ जाता है। ये सारी सेवाएं आपकी गैर प्राथमिक क्रियाओं में आ जाती हैं, जो नगरों में होती हैं। अब बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा पाऊं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे विकसित देश और विकासशील देशों की। आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं, इनमें जो ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात है, ये विपरीत है विकासशील देशों के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात से। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विकसित देश की। बच्चों, विकसित देश में आपका न्यूजीलैंड आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है, कनाडा आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश आ जाते हैं। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गांव में क्या स्थिति है। जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, पहले हम इसे देखते हैं। विकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि पुरुष जनसंख्या ज्यादा है महिलाओं की तुलना में। तो यहाँ आपको मेल्स ज्यादा मिलेंगे फीमेल्स से। और यहाँ का जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में आपको महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा मिलेगी पुरुषों की तुलना में। तो यहाँ आपकी फीमेल्स ज्यादा है मेल्स से। अब हम बात करेंगे विकासशील देशों की। विकासशील देशों की, इसके अंदर बच्चों आपका भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाते हैं। अफ्रीका का आपका जिम्बाब्वे देश आ जाता है। यहां सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ गांव में बच्चों आपकी महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, यानी कि फीमेल्स ज्यादा हैं मेल्स से। अब हम आते हैं नगरीय क्षेत्र में। नगरों में आपकी पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, यानी मेल्स ज्यादा हैं फीमेल्स से। अब बच्चों, आप विकसित देशों और विकासशील देशों में जो ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात है, इसमें आप भेद कर पाएंगे। विकसित देशों का जो गांव का एरिया है, यहाँ आपको पुरुष जनसंख्या ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ जो फार्मिंग है वो हाईली मैकेनाइज्ड है। खेतों पे कृषि का काम मशीनों द्वारा किया जाता है, जो पुरुष वर्ग करते हैं। इसीलिए यहाँ आपको गांव में पुरुष जनसंख्या ज्यादा मिलती है। नगरों में आपको फीमेल्स ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं गांव से नगर की ओर रोजगार की तलाश में आती हैं। यहाँ उनके लिए ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं। यहाँ उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर और बेहतर हो जाता है। तो यहाँ आप नगरों में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा पाएंगे पुरुषों की तुलना में। अब जब हम बात करते हैं विकासशील देशों में, तो यहाँ आप देखेंगे कि गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो खेती बाड़ी का काम करती हैं, कृषि से संबंधित सारे कार्य अधिकतर महिलाएं करती हैं। विकासशील देशों में नगरों में आप देखेंगे कि पुरुष जनसंख्या ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष हैं वो गांव से नगर की ओर आते हैं रोजगार की तलाश में।
अब विकासशील देशों में आप देखेंगे बच्चों के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो महिलाओं को गांव से नगर की ओर आने से रोकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आवास की दिक्कत है, आवास महंगा है, महिला सुरक्षा में कमी है, फिर पर्याप्त रोजगार भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर महिलाओं को गांव से नगर की ओर आने से रोक देते हैं। अब बच्चों इसी चीज को हम इस ग्राफ के थ्रू और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे अलग अलग देश हैं, वाई एक्सिस पे प्रति हजार पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या आपको पता चलती है। फिर आप देख रहे हैं कि हर देश में अलग अलग बार्स बने हैं, हर देश में 2 बार्स बने हैं। एक बार जो डैश डैश से बना हुआ है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र दर्शाता है, और जो आपका चेक्स वाला बार है ये आपका नगरीय क्षेत्र दर्शाता है। तो जब हम बात करते हैं विकसित देशों की, जिसमें आपका फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड आ जाता है, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों की जो आपका गांव का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो महिलाओं की जनसंख्या है ये कम है। और फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में नगरों में आप देखेंगे कि आपकी महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। अब हम बात करेंगे विकासशील देशों की, जिसमें आपका जिम्बाब्वे आ जाता है, नेपाल आ जाता है। यहाँ बच्चों जब आप गांव का एरिया देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है और नगरों में महिलाओं की जनसंख्या कम है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ग्रामीण नगरीय संगठन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे व्यवसायिक संरचना के बारे में। इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी जनसंख्या का 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का आयु वर्ग है, जो कार्यशील जनसंख्या में आता है, ये 4 तरीके की क्रियाओं में संलग्न रहता है। प्राथमिक क्रिया में आपका कृषि, खनन, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटने जैसे कार्य आ जाते हैं। वित्तीय क्रिया में आपका विनिर्माण उद्योग आ जाता है, जिसमें आप कच्चे माल से फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं। तमाम कारखाने जो खिलौने बनाते हैं, कार्स बनाते हैं। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है जो सूत के कपड़े बनाती है। तृतीय क्रियाओं में आपका परिवहन, व्यापार, संचार संबंधित सेवाएं आ जाती हैं। चतुर्थ क्रियाओं में बच्चों आपका रिसर्च, सूचना, और इसमें आपका प्रौद्योगिकी आ जाता है। ठीक है। अब बच्चों आप देखेंगे कि जो आपकी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां पर जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय क्रियाओं में संलग्न रहता है। दूसरी ओर जो आपकी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक क्रिया में संलग्न रहता है। जैसा कि बच्चों लिखा है, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का अच्छा सूचक होता है। तो बच्चों ये है आपका व्यवसायिक संरचना। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने बात करी लिंग संगठन, लिंग अनुपात की, फिर आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, 3 प्रकार के आपके जनसंख्या पिरामिड होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में जाना, वृद्ध होती जनसंख्या के बारे में जाना, साक्षरता क्या होती है, और आपकी व्यवसायिक संरचना। इन टॉपिक्स से आज हमने खुल के बात करी। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी पढ़ाया है।